नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी का हिस्ट्री का तीसरा अध्याय हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इससे पहले दो अध्याय और है और दोनों अध्याय को एक एक वीडियो में कंप्लीट कर चुके, बिल्कुल देसी भाषा में। और देसी भाषा में जो इतिहास आप लोग समझिएगा, बड़ा मजा आ जाएगा। बिल्कुल कहानी की तरह आप लोग को इतिहास समझना है, तभी जाके समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग वो दोनों जरूर वीडियो जाके देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे है हिंद चीन और ये इंडो चाइना जो आप लोग देख रहे हैं, इंडो चाइना का हिंदी ही होता है हिंद चीन। इंडो चाइना को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंद चीन। और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं ये समझ लीजिए। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये तीनों क्षेत्र आते हैं कहां? हिंद चीन के अंतर्गत। और वियतनाम के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, शहर आते हैं? यहां देखिए अन्नाम, तोकिन और कोचीन। इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे समझेंगे। ठीक है, ये जो अन्नाम, तोकिन और कोचीन है, कहा जाए कि वियतनाम का ही एक राज्य है या बड़ा बड़ा शहर है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग को अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि इस अध्याय में जो है इसका व्याख्या किया गया है। उसके बाद ये जो क्षेत्र है कहां है ये समझ लीजिए। हिंद चीन जो है कहां है ये समझिए, दक्षिणी पूर्वी एशिया में। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया में ये क्षेत्र है और ये जो है 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। कितना? 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है हिंद चीन फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप लोग ये समझ लीजिए फ्रांस का उपनिवेश। इससे पहले क्या था? वहां पे जो है फ्रांस का उपनिवेश था, मतलब फ्रांस का वहां पे कब्जा था। ठीक है, वहां पर जो है फ्रांसीसी आए और वहां पे ये तीनों क्षेत्र जो थे वियतनाम, लाओस और कंबोडिया पे धीरे धीरे करके वहां पे अपना कब्जा जमाने लगे। किस प्रकार कब्जा किया था वो हम लोग आगे जानेंगे। वहां पे जो है व्यापारी के तौर से आया था। यहाँ पे जाने के लिए, मतलब हिंद चीन में जाने के लिए जो है समुद्री रास्ता निकलता था। ठीक है, और समुद्री रास्ते से ये लोग वहां पे जाके अपना बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद धर्म बदलना स्टार्ट किया। वहां के लोगों को उनको धर्म बदलने पे मतलब मजबूर कर दिया था। ठीक है, धर्म बदल के वहां पे अपना धीरे धीरे करके वो राज करने लगा। तो वो आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रांस का उपनिवेश जो है खत्म हुआ था। कब आजाद हुआ था फ्रांस से? 1945 में वियतनाम जो है वहां से आजाद हो गया। बिल्कुल अच्छी तरह समझिए। उसके बाद आता लाओस और कंबोडिया, वो धीरे धीरे बाद में वो दोनों भी आजाद हो गए। ठीक है, अब देखिए होचिमिन, ये वाला लाइन समझिए। होचिमिन की अध्यक्षता में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की। होचिमिन जो थे एक अच्छे नेता थे, एक अच्छे सरकार थे। होचिमिन की अध्यक्षता में वियतनाम को लोकतांत्रिक का अर्थात मतलब हो गया जहां पे लोगों का राज्य हो। ठीक है, लोगों के मन के हिसाब से वहां पे काम हो, लोग किसी सरकार को चुने और सरकार अच्छी फैसला करे, वो एक तरह से लोकतांत्रिक राज्य हो जाता है। ठीक है, तो होचिमिन भी कुछ उसी प्रकार। होचिमिन के बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल समझेंगे। अभी तो टेलर है मेरे दोस्त, अभी फिल्म पूरा बाकी है। ठीक है, फिल्म आगे हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, जब 1945 में वियतनाम आजाद हुआ तो वियतनाम जो है दो भागों में बांट गया। एक तो उत्तरी वियतनाम में आ गया और दूसरी दक्षिणी वियतनाम में आ गया। जो उत्तरी वियतनाम था उस पे होचिमिन का नेतृत्व में समाजवादी सरकार का घोषणा हुआ। वहां पे साम्यवादी सरकार हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जो वियतनाम था, उत्तरी वियतनाम, वहां पे होचिमिन के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार चलने लगा वहां पे। ठीक है, तो साम्यवादी सरकार, इससे पहले वाला अध्याय में हम बिल्कुल साम्यवादी के बारे में चर्चा किए, समाजवाद एवं साम्यवाद के बारे में चर्चा किए, तो आप लोग समझ सकते हैं साम्यवाद क्या है। तो साम्यवाद जो है सरकार का जो भी सिस्टम है उस पे हम लोग का अधिकार होता है, जो साम्यवाद होता है। ठीक है, तो साम्यवाद अच्छा हो जाता है। ठीक है, साम्यवाद शासन अच्छा हो जाता है। जो दक्षिणी वियतनाम था उस पे बाओ दाई का जो है नेतृत्व था, उस पे उसका राज था। ये बड़ा खचरा राजा था, क्या बकलोला कहा जाए। ठीक है, प्रतिक्रियावादी। ठीक है, ये जो राजा थे ये प्रतिक्रियावादी राजा थे और निरंकुश सरकार थे। अब निरंकुश सरकार थे मतलब यहाँ पे जो है किसी भी प्रकार का कोई भी काम आप अपने मर्जी से नहीं कर सकते हैं। ये जो बाओ दाई राजा थे, इनके
जो शासन काल में थे बिल्कुल खराब थे, प्रजा पे बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता था, इसलिए इसको निरंकुश सरकार कहा जाता है। अब देखिए निरंकुश सरकार में जो है तीसरा आदमी जब मजा ले लेता है, देखिए जब एक गलत आदमी रहता ना, उसमें दो गो गलत, एक सही रहेगा कमजोर, एक मजबूत रहेगा, तो बीच में तीसरा आदमी मजा ले लेगा। तो अमेरिका जो था मजा ले रहा था। अब ये जो लड़ाई हो रहा था कहां पे हो रहा था, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। और ये उत्तरी वियतनाम जो थे ये चाहते थे कि हम लोग दक्षिणी वियतनाम को भी क्या साम्यवादी सरकार वहां पे बनाए, जो साम्यवादी सरकार बनाने की कोशिश था। इसलिए ये दोनों के बीच जो लड़ाई हुआ था 40 वर्षों तक लड़ाई हुआ था अपने में, बात समझे। अगर इसको इसलिए गृह युद्ध कहा जाता है, अगर बिहार, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में लड़ाई हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, गृह युद्ध कहेंगे, घर की लड़ाई हो गया। तो वियतनाम के अंतर्गत ये दोनों जो है लड़ने लगा, कब, फ्रांस के उपनिवेश के बाद, ठीक है, फ्रांस से आजाद होने के बाद ये दोनों आपस में ही लड़ने लगे। जो होचिमिन जो राजा थे वो अच्छे थे और वो चाहते थे कि हम दक्षिणी वियतनाम को भी साम्यवादी बना दे, ठीक है, वहां की जो राष्ट्र थी उसको हम लोग साम्यवादी सरकार घोषित कर दे, वहां पे साम्यवादी शासन चालू होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है गृह युद्ध जब स्टार्ट हुआ, उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम में जो लड़ाई हो गया उसमें ये फायदा उठा रहे थे अमेरिका जो है दक्षिणी वियतनाम को सहायता देने लगे, धन जन माल क्षति वति सब से, गोली बंदूक सब चीज से इसको सहायता देने लगे। कौन, अमेरिका। और अमेरिका जब सहायता देने बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगा, तब फिर भी ये होचिमिन जो थे ये नहीं माना, बोला नहीं। और ये अच्छे राजा होने के तत्व में वहां के जो लोग थे इनके सहायता करते थे, इनके, ये राजा बहुत अच्छा था, उनके लिए प्रजा अपना जान भी देने के लिए तैयार था। तो ये जो है इनसे लड़कर, किससे, अमेरिका से लड़कर अमेरिका को वहां से भगा दिया, बिल्कुल। उसके बाद 30 अप्रैल 1975 ईस्वी में, देखिए ये डेट देख लीजिए आप लोग, 1975, और ये कब हुआ था, 1945 में ही आजाद हुआ था। तो मुश्किल से लगभग 40 साल या 30 साल, ठीक है, हाँ 30 साल कहा जाए, जो दोनों में लड़ाई हुआ था। वियतनाम का एकीकरण हो गया, दोनों एक हो गए। जब जो है इसको हटा दिया गया, बिल्कुल अच्छी तरह से लड़ाई झगड़ा करके मार धार के इसको हटाया गया, उसके बाद होचिमिन जो है वहां का नेतृत्व करने लगा और अच्छी तरह से दोनों मिलके एकीकरण हो गया, मतलब एकीकरण अर्थात दोनों एक हो गए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे समझेंगे ये लाओस कंबोडिया के, बिल्कुल ये चीज हम लोग को समझना है। इस चैप्टर में जो है ज्यादातर हमको फ्रांस का उपनिवेश, मतलब फ्रांस का कब्जा और वियतनाम के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, हम थोड़ा बगल हो जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग समझ लेते हैं इंडो चाइना को हिंद चीन जो है क्यों कहा जाता था। उसका बस एक ही रीजन था, तोकिन और उन्नाम। तोकिन और उन्नाम पर जो था किसका प्रभाव था, चीन का प्रभाव था। मतलब जो है तोकिन और उन्नाम पर हमेशा चीन का दबा रहता था, प्रभाव था, उसी का चलता था, ठीक है। और उसके बाद लाओस और कंबोडिया पे जो था भारत का प्रभाव था, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छी तरह समझिएगा कि हिंद चीन का जो इतिहास था, मतलब उपनिवेशिक से पहले कैसा था, ठीक है। उपनिवेशक शासन से जो है पहले कैसा था, मतलब फ्रांस के शासन काल से पहले कैसा था, ये समझ लेते थोड़ा सा पहले। तो देखिए तोकिन और उन्नाम पर जो था, तोकिन और उन्नाम पर बिल्कुल अच्छी तरह समझिए, तोकिन और उन्नाम पर चीन वंश के, देखिए ये वाला चीन मत समझिएगा, क्या कहते हैं, ये वाला चीन नहीं समझना आप लोग को, ये वाला चीन नहीं, ये वाला चीन, ठीक है। तो चीन वंश का जो सम्राट थे, कौन थे यहाँ पे, चीन वंश के सम्राट सु हुआंग। देखिए नाम जो था ना बड़ा अजीब अजीब था, देखिए ऐसा नाम सुने थे, सु हुआंग टी, ठीक है। तो देखिए तोकिन और उन्नाम पर चीन वंश के सम्राट सु हुआंग टी ने कब्जा कर लिया और उसी का शासन चलता था। ये जो था चलते रहता था वियतनाम पे, उसका शासन चलते रहता। चीनी जो था वो शासन कर लेते थे, चीन जो था उस पे हमेशा शासन कर लेते थे, और ये वियतनाम लड़ झगड़ के उससे किसी भी प्रकार से फिर आजाद हो जाते थे, फिर वो शासन करते थे, फिर कब्जा कर लेते थे। काहे कि ये जो था वियतनाम जो था थोड़ा सा, मतलब उससे क्या बोला जाए, कमजोर था, और कमजोर पे तो किसी का दबदबा बन जाता था। इतना दबदबा बना कि पूछिए मत, इतना सताया गया वियतनामी को
कि कहा नहीं जा सकता। देखिए उसके बाद जैसे उसका हटा, उसके बाद हान वंश के राजा, हान वंश के जो राजा था बूटी पुनः कब्जा कर लिया। जैसे ही सु हुआंगटी हटा फिर से आ गया बूटी, कब्जा कर लिया। ठीक है, जैसे उसका हटा बस ये कर लिया हान वंश के राजा। बिल्कुल। अब देखिए जैसे अब इससे भी किसी प्रकार से लड़ झगड़ कर 10वीं शताब्दी में आजाद हुआ, फिर इस पर एक और अटैक हो गया। 15वीं शताब्दी में फिर आ गया मिंग वंश के राजा। मिंग वंश के राजा कौन थे? युग ली, याद रखना, युग ली कब्जा कर लिया। देखिए बहुत ज्यादा सताया जा रहा था, वियतनामी लोग को बहुत ज्यादा कब्जा कर करके ये चीन के जो थे सब इस पे कब्जा ही करते रहते थे। एक वंश गया दूसरा कब्जा करते थे, फिर आजाद होता था लड़ झगड़ के। ये भी नहीं छोड़ता था, ये भी उससे लड़ता था, छोड़ना नहीं है, लड़ते रहता था एक दूसरे से। ठीक है, जैसे 10वीं शताब्दी में आया, जैसे ही 10वीं शताब्दी में वो इससे आजाद हुआ, पहले तो ये जो है सु हुआंगटी इस पे कब्जा कर लिया। उसके बाद जैसे उसका राज खत्म होता है, उससे लड़ झगड़ के आजाद हुआ, तो फिर जो हान वंश के जो राजा था बूटी, ये फिर कब्जा कर लिया। फिर इससे किसी भी तरह से लड़ झगड़ के 10वीं शताब्दी में आजाद हुआ, तो फिर 15वीं शताब्दी, मतलब ये जो है 10वीं शताब्दी में आजाद हुआ, फिर 15वीं शताब्दी में जो है मिंग वंश के राजा युगली कब्जा कर लिया। अब देखिए इस पे कब्जा होते रहता था। फिर देखिए यहाँ पे 19वीं शताब्दी में नया राजवंश आ गया। अब देखिए नया राजवंश है, मंचू वंश का शासन चलना स्टार्ट हो गया। जो मंचू वंश था उसका शासन स्टार्ट हो गया, मतलब कहा जाए कि इस पे कोई ना कोई कब्जा कर ही लेता था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए ये जो था चीन का जो इतिहास रहा, उस पे चीन का जो है बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। वो क्या करते थे, कभी एक राजा उनका हटता था तो फिर उससे किसी भी तरह से लड़ झगड़ के हटता था, तो फिर दूसरा कब्जा कर लेता था, फिर तीसरा, फिर चौथा, इसी प्रकार से कब्जा करते रहता था। लेकिन ये भी पीछे हटने वाला नहीं था, किसी न किसी तरह से उससे लड़ झगड़ के ये बराबर कर ही लेता था। और दूसरा लाइन यहाँ पे मैंने लिखा कि लाओस और कंबोडिया पर जो था भारत का प्रभाव था। तो ये बिल्कुल प्रभाव नहीं कहा जा सकता था। ठीक है, देखिए वहां लाओस और कंबोडिया पर जो था, लाओस और कंबोडिया पर भारतीय जो प्रभाव था, क्या प्रभाव था वहां पे कि भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता अपनाते थे वहां के लोग। कुछ ऐसे लोग थे जो भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को वहां पे अपनाते थे, वहां पे चलता था। वहां पे मंदिर भी जो कुछ ऐसे थे जो हम लोग जो मंदिर हम लोग का भारत में होता था, उसी प्रकार के जो है वहां लाओस और कंबोडिया में मंदिर पाए जाते थे। तो यहाँ की संस्कृति उन लोग को अच्छा लगता था, इस चीज से प्रभावित थे। ऐसा नहीं कि भारत के लोग इस पे दबाव डालते थे। लाओस और कंबोडिया में ऐसा कुछ भी नहीं था कि भारतीय प्रभाव का मतलब ये नहीं हो गया कि भारत के लोग वहां पे दबाव डालते थे, ये करो वो करो। ये लोग जो था कौन, चीन के जो लोग था सु हुआंग, बूटी और ये जो थे मिंग वंश के राजा युगली, और बाकी इधर देखा जाए नया वंश जो आया था मंचू वंश, ये सब क्या करते थे, ऐसा नहीं थे कि उन लोग का कहना था राज करते थे। उनका कहना ये था कि तुम लोग हमारे हिसाब से चलो, हम लोग के हिसाब से शादी करो, विवाह करो, बाकी चीज जितने भी जो होते हम लोग का भाषा बोलो वगैरह वगैरह, यही सब चीज चलता था। ये चीज का विवाद चलते रहता था। ठीक है, किसी तरह से उस पर कब्जा कर लेता था, हक जमाने लगता था। और वियतनामी लोग कुछ उसके जो ये कहता था उसके नाम पे कहता भी था, तब फिर भी लड़ाई झगड़ा करके दोनों फिर अलग हो जाता था, फिर कोई ना कोई आके राज कर लेता था। लेकिन भारतीय जो थे, भारतीय प्रभाव, इसका मतलब यहाँ नहीं कि ये भी उससे फाइट करता था, ऐसा कुछ नहीं था। इसका जो था संस्कृति एवं सभ्यता वहां के लोग मानते थे, क्योंकि भारत का जो संस्कृति और सभ्यता है पूरे विश्व में विख्यात है। ठीक है, इसलिए अब देखिए यहाँ पे जो है हिंद चीन में फ्रांसीसी का उपनिवेश बाद हुआ। कैसे हुआ वो हम लोग समझेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। ठीक है, देखिए हिंद चीन में फ्रांसीसी का जो कब्जा हुआ था, फ्रांसीसी के लोग जो वहां पे कब्जा किया था, क्यों किया था ये चीज मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहला चीज तो ये जान लीजिए, सबसे पहले जो वहां आया था, कौन आया था, पुर्तगाली आया था। ये चीज आप लोग याद रखना, हिंद चीन में सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली आया था। पुर्तगाली पहुंचा, ये क्यों आया था, ये आया था व्यापार करने के लिए। और व्यापार करते करते वहां पे धर्म प्रचारक हो गए, धर्म के बारे में विख्यात कर ले। ये लोग ईसाई धर्म से थे, तो ये कहते थे कि देखो हम लोग कितना अमीर हैं, हम लोग कितना अमीर हैं,
जो इस धर्म से हैं, तो वहां के लोग को ये चाहते थे कि हम अपने धर्म में ले आए, हम अपने धर्म के बना दे। तो सबसे पहले जो आए थे, कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। ये व्यापार करने के लिए आए थे। यहाँ पे जो है रबड़, चावल वगैरह की अत्यधिक जो थी, क्या थी, फैक्ट्री कहा जाए या कृषि पर था, सॉरी कृषक क्षेत्र था वहां। ये जो था हिंद चीन कृषक क्षेत्र था। यहाँ पे चावल और रबर की बहुत ज्यादा खेती होती थी। आगे मैं आप लोग को डिटेल में और भी चीजें समझाऊंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इंग्लैंड, उसके बाद कौन पहुंचा? इंग्लैंड, फ्रांसीसी जो थे ये सारे पहुंचने लगे, स्पेन, ठीक है। इसका कोई सीरियल नहीं, लेकिन बस ये याद रखना है, सबसे पहले जो है वहां पुर्तगाली पहुंचे थे, उसके बाद ये सारे आगे स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांसीसी व्यापार करने के लिए पहुंच गए। सब वहीं पे दबाव डालने लगे थे। और किस रास्ते से पहुंचते थे? समुद्री सिल्क रूट से। किस रास्ते से? याद रखना, समुद्री सिल्क रास्ते से जो है ये लोग वहां पे पहुंचने लगे। और ये क्यों वहां पे राज करना चाहता था, आखिर किस प्रकार से हिंद चीन में जो है फ्रांसीसी लोग कब्जा किए, वो चीज हम लोग इसके बाद हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट लेके और एक नोट्स बनाते रहिए तो बेहतर होगा। मैं और चाहूंगा कि और भी इससे बेहतर आगे जो है बहुत ज्यादा मजेदार चीजें हैं, तो उसको हम कहानी की तरह से पढ़ाऊंगा आप लोग को, ताकि ब्रेन में सीधा समझ में आ जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं, फिर से आप लोग को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। ओके, तो आइए अब हम लोग समझ लेते हैं कि हिंद चीन में जो है फ्रांसीसी उपनिवेशवाद कैसे हुआ। मतलब जो है फ्रांसीसी लोग जो है किस प्रकार से यहाँ पे व्यापार करके पुंडुपैन हिंद चीन पर कब्जा कर लिया। बिल्कुल एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जो है आरंभ में व्यापारी के तौर से वो लोग आए थे। यहाँ पे किस रास्ते से आए थे मैंने आपको वो पहले बता दिया। तो फ्रांसीसी लोग जो थे वहां पे सबसे पहले व्यापारी बन के आए और व्यापार करने लगे वहां पे, ठीक है। और उसके बाद व्यापार करने के साथ साथ वहां पे क्या क्या धर्म प्रचार करने लगे, मतलब अपने धर्म के बारे में बताने लगे। भैया हमारा धर्म ये है, तो हम देखो इतना बड़ा राजघराने के हैं, अमीर हो गए, हमारे पास ये है वो है। तो ये चीज दे के लालच दे के धर्म प्रचार करने लगे, अपने धर्म के बारे में बताने लगे। ईसाई धर्म से थे वो लोग, तो और भी वो अपने धर्म के बनाना चाहते थे, ठीक है। और उसने अहम भूमिका निभाई सबसे पहले। उसके बाद आता है 18वीं शताब्दी में, ठीक है। 18वीं शताब्दी में उसने क्या किया, राजनीति में दिलचस्पी लगा दिया कि भैया अब हम लोग जो है थोड़ा सा, उसने जैसे धर्म को अपने धर्म में लेना चाहा, वो जो जितने भी हिंद चीन के लोग थे उनको क्या क्या धीरे धीरे अपने क्या कहते हैं उसके धर्म के बारे में बता के लोग दे के आगे करने लगा। तो उसके बाद 18वीं शताब्दी में उसने राजनीतिक में दिलचस्पी लगा दिया, लेकिन वहां पे कुछ नहीं हुआ। राजनीति में तो दिलचस्पी दिखाई, लेकिन तब फिर भी वहां के जो राजा वगैरह था उस पर कुछ उसका चला नहीं। और वो लोग जो थे व्यापारी वगैरह जो आए थे बाहर से, वो वहीं पे आके बस गए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ी क्या हो जाता है कि कोचिन चीन में जो है, ये कोचिन चीन आप लोग जो देख रहे हैं, यहाँ के जो राजा थे इसके प्रजा से लड़ाई हो जाता है कि भैया उसको हटाना है। कोचिन के राजा को हटाना चाह रहा था, प्रजा सब लड़ रहे थे। अब कोचिन जो सोच रहा था कि भैया अब हम कैसे करें, बड़ा तकलीफ हो रहा था, तो चला गया किसके पास, फ्रांसीसी के पास चला गया। फ्रांस की संधि हुआ था 1787 ईस्वी में, ये विद्रोह, और ये मजा ले लिया, कौन, फ्रांसीसी मजा ले लिया। बोला हाँ, ये कहा कि कोचिन के जो राजा थे वो बोले कि मुझे सहायता दे दो, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे राज करूं, ठीक है। और वो प्रजा चाहते हैं कि यहाँ पे मैं राजा को हटा दूं। तो फ्रांसीसी सोचा यही मौका है बेटा, हम फायदा मार लेते हैं। तो क्या हुआ, ये 1787 के विद्रोह में फ्रांसीसी जो है कोचिन का साथ दिया, गोली लाठी बंदूक सब चीज से उसने साथ दिया, और अपने से खुद प्रजा को मार धार करके समझा बुझा कर क्या किया, कोचिन के राजा को ही रहने दिया। लेकिन फ्रांस के जो फ्रांसीसी लोग थे वो बोले भैया हम तो तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। तो उस समय राजा तंगी हालत में थे, बोले कि भैया तुमको जो चाहिए तुम ले लेना, बस मुझे राजा बना के रखो यहाँ का, ठीक है। तब यहाँ पे समस्या ये हुआ, उसने की किया, सारा चीज मांग लिया, बहुत कुछ मांग लिया। उसने बोला कि मैं यहाँ पे व्यापार करूंगा, आपकी जो पुलिस प्रशासन है मुझे डिस्टर्ब ना करे बिल्कुल तरह से, किसी भी तरह से, और मुझे यहाँ पे जो है थोड़ा सा जगह भी दे दीजिए ताकि मैं यहाँ पे व्यापार और भी अच्छी तरह से कर सकूं, तो मुझे कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए। तो राजा बोला ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं हुआ। धीरे धीरे करके उसने क्या किया, कोचीन पर
जो है फ्रांस का प्रभाव बढ़ते गया। धीरे धीरे हर चीज की मांग करने लगी कि भैया हम तुमको राजा बनाए हैं तो हमने तरफ से तुम राजा बनाए। तो धीरे धीरे और चीज मांगने लगा और फ्रांस का जो है प्रभाव कोचीन पे अधिक पड़ गया, बढ़ते गया। ठीक है, अब देखिए इधर जो है ये चीज तो कर ही रहा था, इधर धर्म प्रचारक और मजा ले रहा था। धर्म प्रचारक जो है धीरे धीरे वो अपना काम और बढ़ाने लगा, धर्म की और जोर शोर से प्रचार करने लगा। तब फिर भी कोई दिक्कत नहीं था, वहां पर प्रचार करने लगा तब फिर भी। लेकिन उसने क्या क्या हिंद चीन के जो लोग थे, वियतनामी जो लोग थे, उसके धर्म को गलत बताने लगा। बोला तुम्हारा धर्म जो है गलत है, तुम लोग इसी वजह से जो है कमजोर हो, गरीब हो, ये बोलने लगा। अब देखिए अगर कोई किसी के धर्म के बारे में गलत बोलेगा तो दिक्कत होगी ही होगी। आपको पता है कि इससे पहले आप लोग जो बच्चे होंगे वो गदर मूवी देखे होंगे, तो गदर मूवी में जो है बोला पाकिस्तान जिंदाबाद, तो बोला ठीक है पाकिस्तान जिंदाबाद। तो बोला कि फिर से बोलो कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद। जैसे बोला हिंदुस्तान मुर्दाबाद, सनी देओल जो थे वो खारे चापाकल और धंसा दिए उनके छाती पर। बोला ससुरा तुम हमको आज नहीं, मेरा भारत पहले भी आजाद था और आज भी आजाद है और आगे भी आजाद रहेगा। उसने वहां पे बोला तुम्हारा धर्म है तुम मानो, तुम्हारा देश आजाद है तुम जानो, मैं क्यों बोलूं मेरा देश आजाद नहीं है, मेरा देश तो आजाद है। इसलिए अब यहाँ पे वही कंडीशन हुआ, धर्म प्रचारक जो है धीरे धीरे प्रचार करने लगा और दूसरे के धर्म को गलत बताने लगा। वैसे में क्या हुआ, जो वियतनामी लोग थे वो पड़ गए फेरा में। अब बोले इकरा मारना जरूरी है, बस उसको धर्म प्रचारक जो है खूब मारा, जबरदस्त मारा। ठीक है, मारने लगा और अपना वो जो अच्छा बता रहा था धर्म जो प्रचारक थे, पादरी जो थे, उसको पीटने लगा वहां के लोग। ठीक है, तब जो है जब पीटने लगा तब समस्या खड़ा क्या हो जाता है, तब नेपोलियन द्वितीय, अब वहां पे नेपोलियन जो शासक था उसके बारे में मत समझिएगा, नेपोलियन द्वितीय तृतीय सब था, यहाँ जो है नेपोलियन तृतीय आया। नेपोलियन तृतीय वहां फ्रांस पे जो राज करते थे, उसने की किया वहां से अधिक मात्रा में सेना को भेज दिया, नौसेना को, काहे कि जो समुद्री स्तर था उसी मार्ग से आते जाते थे, तो नौसेना को वहां पे भेजा, नौसेना की बेड़ा को मतलब इकट्ठे बहुत सारे नौसेना को वहां पे भेज दिया। बोला जाओ उस पे दबाव डालो, उसको जो है धर्म प्रचारक को मारा है, तो भेज दिया। सब चीजों पर कब्जा कर लिया। जब नौसेना आया वहां पे तो सब चीजों को वहां पे जो है कब्जा कर लिया। अब देखिए उस पे कब्जा कर ही लिया कोचीन पे। अब 1862 में अनाम, ठीक है, अनाम को संधि करना पड़ा। अब अनाम को जो है उनाम को जो है संधि करना पड़ा। अनाम था ना जी, एक सेकेंड, कहाँ गया भैया, अनाम, हाँ अनाम ही था ना, यहाँ पे गलत लिखा गया, उनाम बोलती है, अनाम को संधि करना पड़ा। अब देखिए ये जो है संधि इसलिए करा कि 3 बराबरा बंदरगाह दे दिया। ये बोला कि जो फ्रांसीसी जो सेना वगैरह लेके आया था, दबाव डाला था, उसके बाद बोला अन्नाम को 1862 में कि भैया तुम जो है हमको सीधी दे दो, नहीं तो हम तुमको भी तुम्हारे अन्नाम पे भी पूरा कब्जा कर लेंगे। तो बोला ठीक है, हमको राजा रहने दीजिए, हम बाकी आपको जो चीज कहिएगा वो दे देंगे। किया वर्ग 3 बंदरगाह को दे दिया, बड़ा बंदरगाह को दे दिया। ठीक है, बोला अब कुछ मत करो, लेकिन उसने बोला नहीं इतना से काम नहीं चलेगा, कुछ क्षेत्र को भी दे दो। तो उसने बोला ठीक है, कुछ क्षेत्र को भी दे देते हैं तुमको। और बोला कि अगर हम प्रचार करें तो उसमें तुम्हारा रोक ठोक नहीं होना चाहिए, अगर हम व्यापार करें तो उसमें तुम रोक ठोक नहीं करेगा। बोला नहीं करेंगे, चलो जाओ, ठीक है, दे दिया। अब ये लोग थोड़ा सा कमजोर पड़ता था और नौसेना जो आ गया था तगड़ा वाला, इससे डर गया था और बोला हट जाना भी चाहिए। अब देखिए जो पादरी लोग को जो मारा था, धर्म प्रचारक को जो मारा था, उसका हट जाना भी वो लोग दिया। कौन? अन्नाम के लोग 1862 में। ठीक है, अब देखिए इसी से 1863 के जो लोग थे, 1863 में कंबोडिया डर गया। बोला ये तो मतलब सबको मार पीट रहा है, तो हम अपने मर्जी से बोलते हैं ले ले बेटा, तोरा जो मर्जी है लेने का ले ले। तो बोला कंबोडिया के जो राजा थे डर गया और फ्रांस के राजा को कर देने लगा। बोला भैया हमारे ऊपर अधिकार मत कीजिएगा, हम क्या करेंगे अपने जनता से असूल के आपको कुछ ना कुछ दे देंगे। बोला ठीक है बेटा, तुम मान गया तो हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे। 1863 में कंबोडिया सारा चीज उसको दे दिया, सौंप दिया, मतलब कर दे दिया, पैसा देने लगा, हट जाना। ये बोला जाता है कि तुम जो वसूली नहीं करता है, वसूली देने लगा, भाई जाओ तुमको हम वसूली देने लगते हैं, वसूली देने लगा। अब देखिए यहाँ पे 1867 में कोचीन का उपनिवेश, 1867 में कोचीन का उपनिवेश हुआ।
ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह समझिएगा। अब देखिए 1873 में तोकीन में प्रवेश कर गया। ये जो था अब पूरे हिंद चीन पे इसका दबदबा चल रहा था। ये बोला नहीं हम जो है क्या कर लेंगे, अब 1873 में तोकीन पे प्रवेश किया और कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। पहले भी तो उस पे कब्जा था ही, और 1873 में, याद रखना डेट को, 1873 में तोकीन में प्रवेश किया और वहां पे भी वो कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। अब आती है बात 1874 से 84 के मध्य अनाम पर, ठीक है, अनाम 1874 से 84 में मध्य अनाम पर दबाव डाला, मतलब मध्य मतलब बीच वाला हिस्सा पे उसने दबाव डाला, ठीक है। उसके बाद कई व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लिया, कहां में, अनाम पे, ठीक है। और 1867 में पूरा हिंद चीन पर कब्जा कर लिया, बोला कि अब तुम पे हम कब्जा कर लेंगे। और उसके बाद ये फ्रेंच इंडो चाइना को स्थापना कर लिया। अब देखिए 1867 में उसने क्या किया, पूरे हिंद चीन पे अपना कब्जा जमाने लगा। बोला भैया अब तुम लोग को जो है यहां से चल निकल। आप देखिए इसके पास पैसा होगा तो उसके पास सब चीज तो होगा ही होगा, बिल्कुल डिक्लेयर सी बात है। इसने क्या किया, एक दूसरे का खून करवाने लगा। कौन, फ्रांसीसी लोग जो थे, पैसा के लिए तो कुछ भी होता है। आज अपने देश में भी हो रहा है कि अपने देश के आदमी को मारने के लिए फिरौती रकम दे दिया जाता है, उसको मार दो, टपका दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो वही चीज होता है, ठीक है। तो ये जो है 1867 में पूर्ण रूपेण हिंद चीन पर कब्जा कर लिया और वहां पे क्या बना दिया, फ्रेंच इंडो चाइना का स्थापना कर दिया। ये चीज बिल्कुल आप लोग समझ गए। अब देखिए फ्रांसीसी का जो उपनिवेश का स्थापना का जो कारण था, क्या कारण था, क्यों करना चाहते थे वो हिंद चीन पर कब्जा, ये चीज समझ लेते। देखिए क्योंकि आर्थिक कारण, जो सबसे प्रमुख कारण था आर्थिक कारण था। और ये जो हिंद चीन थे कृषि प्रधान क्षेत्र थे, कृषि प्रधान देश थे, ठीक है। यहाँ पे चावल रबर बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता था। ये तो एक पहला कारण हो गया, ठीक है। और दूसरा कारण है कि व्यापार की उपलब्धता थी। और ये जो फ्रांसीसी लोग सोचा कि तो गरीब गुड़िया आदमी है, ठीक है, और इसको हम क्यों ना सता दे। और इसके नजदीक जाना भी बहुत अच्छा था, इसके पास चांस भी था, गर्दा चांस था। ये चल गया वहां पे व्यापार वगैरह करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो है आर्थिक कारण कृषि प्रधान क्षेत्र था, चावल रबर की बहुत ज्यादा उत्पादन होती थी। और उसके बाद वहां पे जो है खनिज की भी ज्यादा उपलब्धता हो जाती थी, इसलिए वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी हम हड़प ले। वहां पे देखिए कोयला, टीन, जास्ता, टंगस्टन, क्रोमियम जैसे ऐसे ऐसे खनिज धातु जो थे वो वहां पे उपलब्ध था। ये जो कोयला, टीन, जास्ता, टंगस्टन, क्रोमियम को ले लेके यहाँ से फैक्ट्री बना के वो कहाँ भेजने लगे, फ्रांस भेजने लगे। ये दूसरा उसका फंडा था, ठीक है। इसलिए वहां पर बड़ा बाजार बना दिया, बड़ा बाजार मिल गया उनको और वो अपने दाम पे बेचेगा। अब देखिए वहां पे सारे चीज पे जब इसने फ्रांसीसी लोग हक जमा ही लिए तो की सोचा अब हम अपने से बेचेंगे। अब अगर क्या कहते हिंद चीन के जनता को, लोगों को अगर कुछ चाहिए तो किससे मांगेंगे, फ्रांसीसी लोग से मांगेंगे, भैया हमको कोयला दे दो 2 किलो, तो अपने दाम पे बेचेंगे, ठीक है। क्लियर हो रही सारी चीजें, तो अपने दाम पे बेचेगी। उसके बाद है असभ्य को सभ्य बनाने की नीति। अब देखिए असभ्य को सब बनाने की नीति, इसका जो था ये अपने आप में समझता था होशियार है, बहुत ज्यादा बड़का होशियार है, ठीक है। कौन, ये फ्रांसीसी लोग। तो ये चाहते थे कि असभ्य लोग को हम सभ्य बनाए, ठीक है। अब देखते हैं ना गांव में जो है एक आध दो ऐसा बकलेलवा हो जाता है जिसको हम नेता नहीं मानते, अपने आप को लगेगा कि हम नेता है, हम ही करेंगे, जिसे हिंदी भाषा में चूतिया बोला जाता है गाँव का, बहुत सारे ऐसे इसको आप सब मत समझिएगा क्योंकि बोला जाता है, आप लोग को समझाने के लिए मैंने बोला, ठीक है। ऐसे ऐसे जो होते हैं नेता वगैरह आ जाते हैं तो अपने आप को लगता है मैं ही हूँ, इस गांव का जो भी हूँ मैं हूँ, जिसका कोई इज्जत ही नहीं करता है, वैसे इंसान कहेगा कि हम नेता हैं, ठीक है। लेकिन उसी चीज को ये जो थे फ्रांसीसी लोग सोचते थे कि हम अपने आप में बड़ा होशियार आदमी, बुड़बका आदमी है, इस पे कब्जा कर लेते हैं और अपना अधिकार जमाने लगेंगे। और यहाँ पे बहुत सारा चीज उसको मिल भी जाता था, उसी का चीज लेके उसी को बेचना स्टार्ट कर देता था, ठीक है। और व्यापारिक सुरक्षा, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज थी वो क्या थी, व्यापारिक सुरक्षा। सोचा व्यापारिक सुरक्षा करने का एक ही राजा अगर भारत में आता तो भारत में पहले से दूसरे का राज चलता था, ठीक है। भारत पर जो है दूसरे का राज चलता था, भारत में वो बेच नहीं सकता था, अपना खरीद सकता था। वो सोचा सबसे आसान है कि इंडो चाइना पे दबाव डाला जाए, तो इंडो चाइना पे वो आके अपना दबाव डालने लगा, व्यापार करना स्टार्ट किया। और देखिए मैंने आपको एक एक चीज को डिटेल करके बताया कि किस प्रकार से उसने
हिंद चीन पर प्रभाव डाल के, दबाव डाल के वहां के लोग पे कब्जा कर लिया, वहां के क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया और वहां पे अपना हक जमाने लगे। इतना होने के बाद अभी भी उनको समझ में नहीं आया। अब ये जो होशियार बनता था फ्रांसीसी लोग, अब ये सोचा कि अब कैसे हम इस पे राज करें, किस प्रकार से चलाएं। तो इसके बाद जो हम आपको पढ़ाएंगे हिंद चीन पे उपनिवेशवाद की नीति, किस प्रकार से उसे चलाना चाह रहा था, वो चीज हम आपको समझेंगे। बिल्कुल डीपली आप लोग को समझना, कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं मेरे भाई। बस इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इतना चीज बोल रहे यार, वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो, पहली बार देख रहे हो, अगर लग रहा है कि आप लोग के लिए ये चैनल हेल्पफुल है तो बिल्कुल आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे एक मेंबर बन सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल कर लेते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे देखेंगे हिंद चीन पर जो है उपनिवेशवाद की जो नीति अपनाई गई थी, फ्रांसीसी लोग जो है अपनाया था, किस प्रकार से यहाँ पे शासन करना नहीं करना, उस चीज के बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल से समझते हैं, एक एक बात को। ठीक है, अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये चीज समझना जरूरी है। मतलब हम आपको बता जो रहे हैं, बिल्कुल कहानी की तरह बता रहे हैं। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बगल हट जाता हूं, बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग जो है फैन कॉपी जरूर बना लीजिएगा। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। तो अब जो है फ्रांसीसी लोग सोचा भाई यहाँ पे किस प्रकार से शासन किया जाए, क्या नियम बनाया जाए, कैसे यहाँ से मुनाफा कमाया जाए। ठीक है, उसने उसके लिए एक नीति बनाया, उपनिवेशक आर्थिक नीति। ठीक है, और इसके अंतर्गत उसने ये सोच रहा था कैसे यहाँ पे नियम बनाए ताकि हमारा बेनिफिट हो, मुनाफा अधिक हो, ताकि यहां से हम कमा के कहा फ्रांस को भेज सके। ठीक है, तो वहीं पे थे पॉल वर्नार्ड। अब ये जो थे ये उनको सलाह दिए कि भाई अगर तुम चाहते हो यहां से मुनाफा ले तो सबसे पहले यहाँ पे जो है व्यवस्था का विकास कीजिए, यहाँ पे एक विकसित शहर का निर्माण कीजिए और भूमि सुधार कानून बनाइए, भूमि को वहां पे सुधारिए, जितना जिसका हक है उनको उतना दीजिए, और यहाँ पे जो है उद्योगीकरण कीजिए, जहां पे जरूरत है वहां पे उद्योग कीजिए, ताकि यहाँ का व्यक्ति अमीर हो, और अमीर होगा तो आपका बेनिफिट होगा। तो बोला कहिए कैसे भैया बेनिफिट होगा? बोला अगर वो लोग अमीर हो गए, उनके पास पैसा होगा, तो आपकी वस्तु को खरीदेंगे, और खरीदेंगे तो आपका भी जितना में आप बेच सकते हैं उतना भी वो खरीदेंगे। इससे क्या होगा? आपका भी बेनिफिट होगा, उसी से लेके उसी को बेच दीजिएगा। लेकिन ये बोला नहीं, हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। ठीक है, फ्रांसीसी इसका बात नहीं माना। वो सिर्फ ये सोचते थे कि कैसे ज्यादा मुनाफा ले, यहां से किस प्रकार से यहाँ पे मुनाफा ज्यादा ले। तो क्यों? वो जानते थे क्योंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है, हिंद चीन जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है। उसने एक दिमाग लगाया। देखिए बिजनेस वाले लोग दिमाग लगाते हैं कि कैसे करें। ठीक है, तो उसने एक दिमाग लगाया, वहां का उसने कमजोरी पकड़ा। कमजोरी क्या था? वहां हर किसी के पास तो जमीन नहीं था, हर कोई जमींदार तो था नहीं। जो जमींदार था वो श्रमिक लोग को जमीन दे दे के उससे कर वगैरह लेते थे। अनाज जितना उपजता था उसका आधा कुछ ना कुछ भाग वो लेते थे और कुछ ना कुछ श्रमिक को देते थे। तो उसने क्या किया, जमींदार आदमी को पकड़ लिया और उसने बोला कि आज के बाद आप जो है क्या करेंगे, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के तहत काम करेंगे। अपने और ले लिया, पटा उठा लिया, पैसा उसा कुछ दे के अपने तरफ कर लिया। तो बोला इसमें क्या करना होगा? बोला जितने भी मजदूर हैं उनको आप सिर्फ जो है मधुआ मजदूर जो होते हैं, बंधुआ मजदूर, उस तरह से इससे काम करवाइए। बंधुआ मजदूर में क्या होता है, उनसे काम करवा लिया जाता, पैसा कम दिया जाता, देने का मन हुआ दिया और नहीं देने का मन हुआ नहीं दिया। उसी तरह के एक तरफा अनुबंध व्यवस्था वहां पे कर दिया। अब देखा वहां पे भैया कृषि तो बहुत अच्छा है, तो उसने कृषि में विकास के लिए सोचा। क्या क्या? सिंचाई व्यवस्था अच्छा करवाया और खेतों की तैयारी करवाना स्टार्ट कर दिया। मतलब जहां पे जंगल झाड़ था वहां पे कटवा उठवा के उसको खेत बनाना स्टार्ट किया। अब देखिए खेत उसने कितना स्पीड में बना दिया। 1873 में वहां पे था 2,74,000 हेक्टेयर जमीन। उसके बाद उसने 1930 तक में 22 लाख हेक्टेयर खेत की तैयारी कर लिया। कौन? फ्रांसीसी लोग दिमाग लगा लगा के। अब देखिए ये चीज तो समझ गए। अब देखिए संरचनात्मक विकास क्या किया, पूरे हिंद चीन को रेल लाइन से जोड़ दिया। अब रेल लाइन से जोड़ने का उसका दो मकसद था कि हम रेल लाइन से जोड़ेंगे तो पूरे हिंद चीन घूमेंगे। ठीक है, और लोगों को क्या लगेगा कि नहीं कुछ ना कुछ हमारी सरकार तो हमारे लिए बेहतर कर रहे हैं।
ये दोनों चीज था। और उसके बाद उसने बंदरगाह का विकास किया। बंदरगाह का विकास, जो समुद्री तट पे रहता है उसे ही बंदरगाह बोला जाता है, इसलिए उसका विकास किया ताकि यहां से जो संपत्ति अर्जित हो उसे वो फ्रांस के रास्ते भेज दे, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए वहां पे जो था बंदरगाह, उसका भी अच्छी तरह से मरम्मत वगैरह करके विकास किया और अच्छे टेक्नोलॉजी की नाव वगैरह हर चीज वहां पे उपलब्ध करवाया। ठीक है, अब उसने ये चीज तो सोच लिया। अब उसके बाद उसने सोचा क्यों ना यहाँ के लोगों को कुछ ना कुछ शिक्षा दिया जाए, शिक्षा देंगे। अब शिक्षा कैसे देंगे वो देखिए। अब देखिए उसके कूटनीति था भरा हुआ, ठीक ना, और कूटनीति जिसके अंदर आ गया वही राजनीति कर सकते हैं। अब देखिए वहां नई शिक्षा नीति अपनाए, बोला कुछ ना कुछ इन लोग को शिक्षा देंगे तभी तो आगे काम करेंगे, अच्छी तरह ढंग से काम करेंगे। उसने विकसित यूरोप से परिचय कराना चाहता था नई शिक्षा के तहत। अब वहां पे दो समस्या उत्पन्न होता है कि कहां तक पढ़ाया जाए। अब देखिए भैया वो सोच रहा था अगर ज्यादा पढ़ लिख लेगा ना तो केकरो आगे बोल देगा ऐठ के। अगर आप पढ़े लिखे इंसान रहेंगे तो किसी के सामने 10 बात बोल सकते, क्योंकि आप जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है। अब जो बकलेल रहेगा वो जानेगा, कहेगा रे यहाँ पे मोहर मारो तो बोलेगे ठीक है साहब मोहर मार देते, यहाँ पे डायरेक्ट लिखो तो लिख देगा। अगर आप शिक्षित होते हैं तो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो यहाँ पे उसने ये दिमाग में आ रहा था भैया कहां तक पढ़ाया जाए और किस भाषा में पढ़ाया जाए। तो उसने सोचा किस भाषा में पढ़ाए और कहां तक पढ़ाए। उसने पढ़ाई का कर्म किया ताकि लोगों को लगे सरकार तो अच्छी भाई पढ़ाई की भी रीति चला रहा है यहाँ पे कम से कम। तो उसने सोचा सबसे पहले तो यहाँ पे ज्यादा स्टूडेंट को हम पास नहीं होने देंगे और सही वाली शिक्षा ने, देखिए कैसी कैसी शिक्षा दे रहे थे। ठीक है, उसके बाद उसने सोचा फ्रांसीसी शिक्षा देंगे, फ्रांस भाषा की शिक्षा देंगे, वहां के आदमी को फ्रांस के बारे में बताएंगे ताकि उससे जो है अनुभूति मिले फ्रांस के लोग अच्छे हैं। इसलिए उसने क्या किया, किस भाषा में शिक्षा दे, तो नई फ्रांसीसी स्कूल खोला गया। आप देखिए उसमें क्या था, फीस महंगा था, महंगा इतना था कि वहां पे गरीब आदमी शिक्षा ले ही नहीं सकता। स्कूल खोला लेकिन पढ़ाई का कोई चांस नहीं, भाई गरीब आदमी कैसे पढ़ेगा, फीस महंगा था। ठीक है, और शिक्षा पूरी तरह नहीं दी जाती थी और पूरे करने देते ही नहीं थे बच्चे को। बहुत सारे बच्चे वहां पे पढ़ते थे लेकिन जो भी बच्चे पढ़ते थे उनको पास होने ही नहीं देते थे, क्योंकि शासन किसका चलता था, फ्रांसीसी का शासन चलता था। 1925 ईस्वी में 125 करोड़ की आबादी में सिर्फ 400 बच्चे उस स्कूल से पास हुए। आप देखिए भैया कैसे होगा, 125 करोड़ में सिर्फ 400 बच्चे स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। और फ्रांसीसी पुस्तक जो थी, वहां पे फ्रांसीसी पुस्तक चलते थे और उसमें जो है वियतनामियों की बुराई थी। अब देखिए भैया किताबों में वियतनामियों की बुराई, हम देश में पढ़ रहे हैं, हम भारत में पढ़ रहे हैं और भारत के किताब में अगर भारत की बुराई हो तो कितनी शर्मनाक बात होगी। तो वहां पे और जो वियतनामी आदमी थे उसे आदिम कहते थे। आदिम का अर्थ होता है पुराने काल के आदमी, जैसे वो उनके कुछ नॉलेज ही नहीं था, ठीक है ऐसे, और पिछड़ा, और सिर्फ दिमाग भी नहीं था किसके पास, वियतनामी लोग को, ये बताया जाता था किताब में। लेकिन देखिए एक शिक्षक ही ऐसे होते हैं जो सही शिक्षा देते हैं, बाकी दुनिया का कोई इंसान आपको सही शिक्षा नहीं दे सकते हैं। शिक्षक हमेशा शिक्षा के मार्ग पे लेके चलते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि इसके अंदर हमें राजनीति करना है या क्या करना है। एक शिक्षक ही होते हैं जो सही शिक्षा देते हैं। और यहां पे भी वही हुआ, उसने क्या किया, उसके उल्टा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। वहां पे उसने सही शिक्षा देना स्टार्ट किया। वहां पे बताया जाता था किताब में कि यहाँ के वियतनामी लोग जो है बड़ा खराब है, ये है वो है, लेकिन शिक्षक अपनी मार्गदर्शन नहीं भूलते हैं और किसी भी स्टूडेंट को, विद्यार्थी को गलत शिक्षा नहीं देते हैं। उसने किताब में कुछ और पढ़ाना कुछ और स्टार्ट कर दिया था। कौन, शिक्षक, क्योंकि एक शिक्षक हमेशा सही मार्ग का आपको दर्शन करवाएंगे लेकिन गलत मार्ग पे वो नहीं ले जाएंगे, शिक्षक ही होते हैं। और बहुत सारे शिक्षक इसमें मारे भी गए, जान गया, धीरे धीरे विरोध हो गया वहां पे, ठीक है, और मारे भी गए थे। उसके बाद आता है यहाँ पे, ये चीज आप लोग अच्छी तरह समझ गए। उसके बाद आता है तोकिन फ्री स्कूल। अब देखिए तोकिन फ्री स्कूल तो नाम का सिर्फ फ्री था, यहाँ पे ये नाम का सिर्फ फ्री है लेकिन पैसा लिया जाता। 1907 ईस्वी में आया तोकिन फ्री स्कूल, और इस स्कूल के माध्यम से पश्चिम शिक्षा अर्थात तो हुआ यूरोपीय शिक्षा दिया जाता था।
ठीक है, यूरोपीय शिक्षा दिया जाता था, उसका दिलाना ये हक बनता था भाई, अपने अनुसार वो पढ़ाते थे। सामान्य शिक्षा के अलावा विज्ञान और स्वेच्छा और फ्रांसीसी भाषा की शिक्षा दी जाती थी और उस विद्यालय में फीस भी लिया गया था और स्कूल में वियतनामियों को आधुनिक बनाने पे बल दिया गया था। बोलता था तुम लोग पुराने आदमी हो, तुम्हारा सोच पुराना है, तुम आदमी पुराने हो, तुम सोचते गलत हो। उसको लेटेस्ट मॉडल बनाने की सोच थी, ठीक है, बल दिया। और रहन सहन बोल चाल यूरोपियन शैली वाला दे रहा था, ठीक है। अब देखिए स्कूलों का विरुद्ध हो गया। अब देखिए यहां पे जो शिक्षक थे उसने उनको सही शिक्षा दिया और एक दिन जो शिक्षा मार्ग पे चला जाए और बड़ी बड़ी हस्तियां ऊंचाइयों को छू लेते हैं वो शिक्षा ही होते हैं, और उसने विरुद्ध खड़ा हो गया। उसी स्कूल से पढ़ के उसी स्कूल के स्टूडेंट उसके विरुद्ध खड़ा हो गया। 1926 ईस्वी की बात है, साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल, पहला विद्रोह हुआ था यहीं से, ठीक है। 1920 के दशक में विद्यार्थी जो है राजनीतिक पार्टी बनाने लगा। हाँ, बात समझ में आ रहा, राजनीतिक पार्टी बनाना स्टार्ट कर दिया हम लोग। अब देखिए वहां पे राजनीतिक पार्टी बनाया और यंग अनाम दल की स्थापना भी किया था। 1920 के दशक में विद्यार्थी राजनीतिक पार्टी में आए और उसने यंग अनाम दल की स्थापना भी किया। अब ये सारी चीजें तो हो गई, किस प्रकार पढ़ाई शिक्षा वगैरह समझ में आ गई, ठीक है। अब आते हैं औपनिवेशिक धार्मिक नीति। अब उसने सोचा धर्म को कुछ ना कुछ तो उल्टा फेर किया जाए। मैंने पहले भी पढ़ाया आपको, देखिए धर्म को बदलने का प्रयास उसका पहले से था। कहा कि अगर हम वियतनाम पूरे हिंद चीन पे राज करना चाहते हैं तो हमको इसका माथा फेरना होगा। फ्रांस के प्रति अच्छाई जी किताब में, मतलब किताब में तो सही शिक्षा दे देते यार, उसने किताब में भी वियतनाम के तहत हिंद चीन के तहत बहुत सारी गलत शिक्षा दे रही थी, लेकिन शिक्षक नहीं माने। शिक्षक वहां पे सुधार दिए सबको, ठीक है, और सुधार के सबको खड़ा कर दिए, जो आएगा टकरा लेंगे उनसे। लेकिन सरकार उसी का था, क्या कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए औपनिवेशिक धार्मिक नीति के अंदर उसने धर्म को बदलने का प्रयास किया। अब देखिए वियतनामी लोग जो थे बौद्ध धर्म को मानते थे। किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे, और उसे गलत बताकर ईसाई धर्म बनाना चाहते थे। अब वहां पे जो था, स्कूल में भी पढ़ाई चल रही थी उसी चीज के टॉपिक से। अब वहां पे ये कहते थे तो बौद्ध धर्म में यार कितना कष्ट सहेगा, चलो तुम्हें हम फ्रांस की शिक्षा देते हैं, फ्रांस की नीति बताते हैं, फ्रांस में कैसे कैसे लोग रहते हैं, ये तुम देखो, तुम्हारा धर्म ही गलत है, तुम धर्म बदल लो। और होते हैं ना पैसे की आड़ में इंसान जो है अपने आप को बदल लेते हैं, अपने माँ बाप को बदल लेते हैं। तो धर्म क्या चीज है, वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 18वीं शताब्दी में लाखों की संख्या में ईसाई बन गए। लेकिन कहा जाता है ना, जो शिक्षित रहते हैं वो कभी गलत कदम नहीं उठाएंगे, सोच समझ के कदम उठाते हैं। 1868 में ईसाईयत के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन हुआ, जो आंदोलन कहा जाए विद्वानों का आंदोलन हुआ था, ठीक है। और उसमें क्या हुआ था, जो ईसाई के बहुत सारे लोग थे उनके मृत्यु भी हो गया था इसी आंदोलन के तहत। सबसे ज्यादा न्यू ऑन और तियोन एक यहाँ जो थे, सबसे ज्यादा जो है न्यू ऑन और हॉतिन, इसके तहत में हजारों ईसाई मारे गए थे, विद्रोह को दबा दिया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, सरकार जिसका हो उसी का शासन चलता है, कौए फड़फड़ाते रहे उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सरकार तो उन्हीं का भैया, क्या कर सकते हैं। फ्रांसीसी सरकार था, सबने अपना फंड खोला लेकिन हुआ कुछ नहीं, यहाँ पे सभी को दबा दिया गया। लास्ट में हजारों ईसाई मारे गए और ये कानून जो है फिर से दबा दिया गया। बोला खत्म, कहानी खत्म, वो अपने हिसाब से चलाना स्टार्ट कर दिया फिर से। अब आता है इसके बाद जो आएगा उसके टॉपिक में हम आपको पढ़ाते हैं क्या कौन आया और बदलना स्टार्ट किया। फिर आइए अब हम लोग समझ लेते हैं हुआ आंदोलन के बारे में, ठीक है। आखिरकार ये जो आंदोलन किया गया था, क्यों किया गया था? उपनिवेशवाद के विरोधी आंदोलन था, ठीक है। वहां पे जो है फ्रांसीसी लोग जो कब्जा कर लिया था, अब इन लोग के मन में जो है कुछ ना कुछ क्या चल रहा था कि भाई अब इस फ्रांसीसियों से तो हम तंग आ गए, इसको किसी ना किसी तरह से भगाना है, ठीक है। देखिए हुआ आंदोलन जो चला था 1939 ईस्वी से शुरू हुआ था। 1939 ईस्वी से हुआ आंदोलन शुरू हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना ये चीज, ठीक है।
तो ये जो शुरू हुआ था, कहां से शुरू हुआ था? कोन डेल्टा से शुरू हुआ था। कहां से? कोन डेल्टा से यह शुरू हुआ था और इसका एक नेता भी था, हुई इन फूसो। देखिए इतिहास में आप लोग को अजीबो गरीबो नाम मिल सकता है, टेंशन मत लेना है, और ये नाम बहुत याद नहीं रहता बहुत सारे स्टूडेंट को, ठीक है। अब देखिए इसका जो शुरू कौन किया था हुआ आंदोलन को, तो हुआ से आप लोग याद रखेंगे हु इन फूसो। हु इन फूसो था इनका नेता, ठीक है। और ये जो स्टार्ट हुआ था कहां से हुआ था? कोन डेल्टा से ये शुरू हुआ था। अब देखिए ये जो था, ये जो नेता था हुई इन फूसो, ये जो थे ये ऐसे व्यक्ति थे जो ये अलौकिक शक्तियां, जादू टोना पर विश्वास करता था। ये आजकल जादू टोना तो विश्वास नहीं करते, लेकिन पहले का आदमी विश्वास करते थे। अभी भी कुछ इंसान है जो बाबा पे विश्वास करते हैं। बाबा कह दिया कि भाई बेल पत्थर के 3 पत्तियां जाके क्या कहते शिवलिंग में चिपका देना, तुम पास कर जाओगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये अलौकिक शक्तियां पे विश्वास करते थे, जादू टोना पर विश्वास करते थे, लेकिन इसके अंदर जो गुण था वो कहा नहीं जा सकता। देखिए जन कल्याण के संबंधी ये कार्य करता था, जनता की जिससे कल्याण हो उससे संबंधित ये कार्य करता था, और ये एक समाज सुधारक के रूप में भी काम करते थे। और ये विवाह, जो बाल विवाह होता था, और पहले क्या होता था, बाल विवाह तो होता ही होता था, पहले लड़कियों को खरीद लिया जाता था, ठीक है। जो लड़की बालिग हो जाती थी 18 साल या 16 साल, उस लड़की को वहां के जो है कुछ ज्यादा जमींदार पैसा वाला आदमी होते थे ना, तो वो खरीद लेते थे, ठीक है। उसको कहा जाता था नथ उतारण, ठीक है। तो वो चीज चलते रहता था, उसके बारे में हम अभी डिटेल से कुछ नहीं बता सकते। और खास करके आप देखिए शराबखोरी पे इसने बहुत सारी बात किया, और वहां के लोगों को बताते थे कि शराब मत पियो, शराब जो है हानिकारक होते हैं शरीर के लिए, इससे दिमागी संतुलन भी बिगड़ता है, ठीक है। और इसने सबसे बड़ी बात जो है फिजूल खर्चे पे रोकथाम के लिए बोला भैया फिजूल खर्चा करोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, आगे जो समस्या होगी वो आप समझ लेना। तो ये चीज बोलते थे ये बाबा, लेकिन आज के बाबा बोलेंगे पूजा कर पाठ कर, आज के बाबा तो कुछ और ही बताते रहते हैं। ये चीज तो समझ में आ रही होगी, क्योंकि आजकल के जो बहुत सारे बाबा हैं कुछ और ही चीज पे चलते हैं, ठीक है। लेकिन वो चीज मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये शराबखोरी फिजूल खर्चे से मना किए, और इससे जनता जो है व्यापक रूप से प्रभावित होगा। ऐसा बाबा कौन नहीं चाहेगा भाई, ऐसा बाबा कौन नहीं चाहेगा जो जन कल्याण संबंधी कार्य करे, समाज सुधारक करे, और बाल विवाह पे रोकथाम करे, और शराबखोरी को हटाए, और फिजूल खर्चे से मना करे। ऐसे बाबा को कौन नहीं चाहेंगे, हर कोई चाहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है फ्रांसीसियों ने इन पर कठोर कार्रवाई कर दिया। ये बाबा पे, ये बाबा का नाम क्या था? हुई इन फूसो, ठीक है। मैंने बाबा लिखा, लेकिन किताब में आपको बाबा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फ्रांसीसियों ने इस बाबा पे जो है बहुत बड़ा कार्रवाई कर दिया। भैया ये जो है बड़ा ढोंगी आदमी है, ठीक है, कहने लगा, और इसे जो है पागल घोषित कर दिया। फ्रांसीसी बोला ये पागल है, लेकिन ये काम सही कर रहा था। ये बाबा जो थे बहुत अच्छे काम कर रहे थे, उसको पागल घोषित करके जेल भेज दिया। कहां भेज दिया? जेल भेज दिया। तब भी बाबा का प्रभाव कम नहीं हुआ। बाबा का प्रभाव इतना कम हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं मेरे भाई। बाबा का प्रभाव जल्दी कम नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे चेला बन गया था तो कैसे कम होता। तो फिर उसने क्या किया, लोगों ने बोला कि हाँ अगर ये पागल है तो आप इसे एक बार डॉक्टर से दिखवाइए। अगर डॉक्टर बोल दिया ये पागल है तो हम लोग भी मान लेंगे कि बाबा पागल है। लेकिन जैसे उसने डॉक्टर से दिखवाया तो डॉक्टर मना कर दिया, बोला नहीं ये पागल नहीं है। तो 1914 में उसे पागल नहीं करार दिया गया, और उसे जेल से निकाला भी गया। और वियतनामी लोग जो थे उसे जेल से निकलने के बाद तरी पार कर दिया। तरी पार मतलब उसे अंडरग्राउंड कर दिया, मतलब उसे भगा दिया वहां से, उसे वियतनाम से निर्वासित कर दिया, और उसे कहां भेज दिया? लाओस भेज दिया। तो बिल्कुल आप लोग जो है हुआ आंदोलन आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए। हुआ आंदोलन 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था, और कहां से हुआ था? कोन डेल्टा से शुरू हुआ था, और इसका जो नेता था हुई इन फूसो था, ठीक है। और ये अलौकिक शक्तियां, जादू टोना विश्वास करता था, और इसका जो मुख्य काम था जन कल्याण संबंधी कार्य, और समाज सुधारक थे, बाल विवाह को रोकते थे, शराबखोरी को, शराब पीने से भी मना करते थे, और फिजूल खर्चे पे भी मना करते थे। तो आप लोग जो है हुआ आंदोलन बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए, और इससे प्रभावित होके ही आदमी के अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना जगी। और सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए आधुनिकीकरण और राष्ट्रवादी, तो यहीं से ये जो है सभी के दिल में जो है राष्ट्रवादी भावना जगे थे। तो सबसे पहले जो राष्ट्रवाद में आए थे वो थे फॉन बोई चौंग, ठीक है। देखिए नाम याद रखना, फॉन बोई चौंग, ठीक है। महान राष्ट्रवादी थे, उपनिवेशवाद का जो है यह भी विरोधी थे, ठीक है। दुई रेवोल्यूशनरी,
ठीक है, देखो यहाँ पे है रेवोल्यूशनरी, क्या है भाई, हाँ रेवोल्यूशनरी, ठीक है। सोसाइटी का गठन किया, अब सोसाइटी का गठन किया तो न्यूगेन राजवंश का जो है, अब देखिए इसको जो है राजवंश के राजकुमार को अध्यक्ष चुन लिया। अब किसी भी सोसाइटी का अगर कोई चीज हो रहा है, इसको किसी भी सोसाइटी का गठन कर रहे हैं आप, तो किसी ना किसी को तो आपको अध्यक्ष बनाना ही पड़ेगा। तो ये जो थे, ये फॉन बुचुई, इसको इससे कोई मतलब नहीं था कि राजतंत्र चले या लोकतंत्र चले, क्योंकि इसने क्या किया था, न्यूगेन राजवंश के राजकुमार को ही इसने अध्यक्ष चुन लिया। लेकिन इसका भी कोई ना कोई तो विधान होगा, इसका भी कोई ना कोई तो विरोधी होगा। तो ये जो थे चीनी सुधारक, ठीक है, चीनी सुधारक लियोंग की चाओ से प्रभावित थे। अब देखिए नाम तो बड़ा अजीब अजीब आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा, टेंशन मत लेना। चीनी सुधारक लियोंग की चाओ से प्रभावित थे। कौन? ये भाई साहब फान बोई चाओ ने, ये जो थे चीनी सुधारक लियोंग से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, उनसे मिले भी थे, ठीक है। लेकिन ये जो थे, और उसके बाद ये किताब भी लिखे थे, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस होगा ना, लॉस, ठीक है। देखिए द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम, ठीक है। ये बता रहे थे ये इतिहास जो है, वियतनाम का इतिहास किस प्रकार से अपनी अस्तित्व को खो रहा और ये किस तरह से बुरी हालत में जा रहा है, ठीक है। यही लिखे थे, कौन लिखे थे? ये फॉन बोई चाओ ने लिखे थे, ठीक है। उसके बाद जो आया दूसरा राष्ट्रवादी आया फॉन चू त्रिन, याद रखना, फॉन चू त्रिन। ये इससे अलग थे, किससे? फॉन बुई चाओ से बिल्कुल ही अलग थे। इसका विचार जो था भिन्न था। क्यों भिन्न था? ये राजतंत्र का खिलाफ था। और ये किसको बना दिया था? ये किसको बनाया था? न्यूगेन राजवंश के राजकुमार को अध्यक्ष बना दिया गया था। उसे कोई टेंशन नहीं थी कि राजा राज करे या कोई भी राज करे, लेकिन राजतंत्र इसको बहुत ही ज्यादा गड़ता था, चुभता था। भाई राजतंत्र नहीं चलना चाहिए। अगर फ्रांसीसी यहाँ से जाएगा तो लोकतंत्र चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? लोकतंत्र चलना चाहिए। लोगों का हुकूमत चलना चाहिए, ना कि राजाओं का हुकूमत चलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है ये यहाँ से तो भावना आई ही, राष्ट्रवाद की भावना आई ही। उसके बाद जो वहां के स्टूडेंट थे पूरब की ओर चले, मतलब पूरब की ओर जो थे, वियतनाम के पूरब में क्या थे? चीन और जापान, ठीक है, जापान, ठीक है। पूरब की ओर चले तो पूरब में क्या थे? चीन और जापान। वहां के जो स्टूडेंट थे वो सोच लिए थे भाई अब यहाँ पे रहकर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कहते हैं ना, लोहा जब गरमायल रहे तो उस समय आप तो हथौड़ा मत पीटिए, थोड़ा सेरा के पीटिएगा तब लोहा चौड़ा होगा। तो वहां स्टूडेंट जो थे पढ़े लिखे थे, उसने सोचा अभी हम कुछ करते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, उठा पुठा घमरू जेल में दे देगा। केकरा जगती हुई इन फूसू के तरह, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट वगैरह थे वो लोग वहां पे आंदोलन किया, पूर्व की ओर चलो। तो वो लोग कहां गए? चीन और जापान चल गया। अब चीन और जापान में देखा वियतनाम मुक्त एसोसिएशन की स्थापना भी किया, ठीक है। उसने वियतनाम मुक्त एसोसिएशन की स्थापना भी किया। अब देखिए हिंद चीन में राष्ट्रवाद का जो है विकास किस प्रकार हुआ, बिल्कुल अच्छी तरह समझिए। स्टूडेंट वगैरह कहां चला गया? वो चला गया चीन और जापान चला गया वहां पे जाके। लेकिन हाँ, राष्ट्रवादी आंदोलन उसने नहीं छोड़ा। वो उसके अंदर राष्ट्रवाद था, लेकिन यूं सोच रहा था कैसे वहां से हम फ्रांसीसी लोग को विदाई दे दे, ठीक है। तो उसने जापान द्वारा रूस को पराजय देखा। उसने क्या देखा? जापान द्वारा रूस का पराजय देखा। ये कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। उससे जो है जापान जब रूस को हरा सकता है, उसने देखा कि जापान जो है रूस को हरा दिया था, ठीक है। कब? 1905 में। उनसे कुछ ना कुछ शिक्षा मिला कि भाई कैसे तुमने हराया। रूस तो डेवलपमेंट क्षेत्र था, रूस डेवलपमेंट देश था, अच्छे वहां पे था, तब फिर भी जापान उसको कैसे हरा दिया, ठीक है। तो उससे कुछ ना कुछ शिक्षा लेकर उसके बाद वहां पे देखा चीन में जो स्टूडेंट थे, चीनी क्रांति, जो मंजू राजवंश के 1911 की जो घटना थी, मैंने आप लोग को इससे पिछले वाला अध्याय में बताया था। चीनी क्रांति जो हुआ था मंजू राजवंश के बीच हुआ था 1911 में। तो वहां भी उसने कुछ ना कुछ सीखा। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए मोंटेस्क्यू, रूसो को परवा,
ठीक है। अब देखिए मोंटेस्क्यू जो था, रूसों का प्रभाव था, उससे भी ये जो है लोग जो है प्रभावित हो गए। कौन? ये जो यहाँ से जो स्टूडेंट वगैरह गए थे वो लोग इससे प्रभावित हो गए थे। और दूसरी बात, उसके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था जिससे खोट नहीं खोजते हैं किसी से लड़ने के लिए कि कोई ना कोई खोट खोजते, अगर गलती किया तो मारेंगे, ठीक है। तो वही उसको मिल गया क्या? प्रथम विश्व युद्ध। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध हो गया तो प्रथम विश्व युद्ध में जो था वियतनामी लोग को भेजा जा रहा था। कहां भेजा जा रहा था? एक दूसरे राष्ट्र से लड़ने के लिए, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध में उसने क्या देखा, जो वियतनामी लोग जो जाते थे दूसरे देश से लड़ने के लिए, वहां पे वियतनामी जो सेना था उनकी अत्यधिक मृत्यु हो जाता था। जो देश किसी देश पर कब्जा कर ले, उस देश के वहां के जो देश कब्जा कर लिया, जैसे इस वियतनाम और इंडो चाइना मान लिया, जो इंडो चाइना, पूरे इंडो चाइना पे किसने कवर कर लिया था? ये कर लिया था फ्रांस। और फ्रांस जो कब्जा कर लिया था, वहां से जो इंडो चाइना के जो भी थे नागरिक, उसको क्या करते थे? आर्मी में भर्ती करते थे और उसे लड़ने के लिए भेज देते थे। तो प्रथम विश्व युद्ध में वैसा ही क्या, वियतनामी जितने भी सेना थे उसको सब भेज दिया था। कहां? बॉर्डर पे लड़ने के लिए। और वहां पे अत्यधिक मात्रा में क्या हो रही थी? मृत्यु हो रही थी वियतनामी सेना का। अब देखिए, अब मृत्यु हो रही थी तो जिसके माँ बाप, किसी के भाई, किसी के दादाजी, सबकी मृत्यु हो रही थी, तो वहां पे जो है एक खलबली सी आ गई, आग लग गई। आग लगी क्या? अब राष्ट्रवाद यहाँ पे होना ही चाहिए। तो वियतनामी के अंदर जो है राष्ट्रवादी आ गया। तो वियतनामी राष्ट्रवादी दल कब हुआ? 1924 ईस्वी में स्थापना हो गया। 1914 ईस्वी में जो है स्थापना हो गया। और वियतनाम में साम्यवाद और राष्ट्रवादी, ठीक है, वियतनाम में साम्यवाद और राष्ट्रवादी, इसका मतलब दोनों का मतलब मैंने पहले ही एक्सरसाइज में करवा दिया। राष्ट्रवादी का मतलब क्या हो गया? थोड़ा सा हम सरकार से प्यार से मांग लेंगे, ठीक है। लेकिन साम्यवादी का अर्थ ये हो गया कि डायरेक्ट हथौड़ा से मांगेंगे, लाठी भाला से मांगेंगे, ठीक है, नहीं दिया तो ये चीज हो गया। अब देखिए कारण यहां था कि स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था। 1929 की जो स्थिति थी वो बिल्कुल ही सुधार नहीं हो रहा था। वहां पे जो था क्या चल रहा था? आर्थिक मंदी चल रहा था। 1929 में कुछ ऐसा ही हुआ था, वहां के जो किसान वगैरह थे, वहां पे देखिए आप लोग को दो चीज फसल उगाई जाती थी, कृषि प्रधान क्षेत्र थे, चावल और रबर की ज्यादा खेती होती थी, चावल और रबर की। तो चावल और रबर की जो खेती होती थी, पहले तो कुछ ना कुछ भाव मिल जाता था, लेकिन जब उसे बेचने जाता था अब, तो उसका दाम 1 रुपया 2 रुपया रहता, जिससे आर्थिक स्थिति खराब हो गया। अब आर्थिक स्थिति दोनों का खराब हुआ, फ्रांसीसी लोग का भी खराब हुआ और जो इंडो चाइना में जो नागरिक थे उनका भी खराब हो रहा था, ज्यादातर वियतनामी का ये खराब हो रहा था। अब हालांकि कहीं भी देखा जाए, अपने बिहार में ही देखा जाए, कृषि क्षेत्र ही है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं ना, जिस समय आप बीज खरीदने जाइएगा ना, तो आपको वहां पे 50 रुपये केजी के प्रति मिलता है। लेकिन जैसे ही आप किसान लोग मेहनत करके उपजाऊ बनाते हैं क्षेत्र को, और उपजाऊ करके खेत से जब अन्न उगाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जब किसान की बारी आती है बेचने की, तो हो जाती है 10 रुपये किलो, 12 रुपये किलो, इस भाव में बेचते हैं। हमेशा किसान मरते आ रहे हैं, आज से नहीं, शुरू से ही किसान मरते आ रहे हैं, अपने बिहार की मैं बात बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जो है इन लोग के मन में जो है आ गया क्या, अब हम इससे बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब इससे लाठी भाला से हम लड़ेंगे। तो आ गया न्यूअन और हातियन, ठीक है, ये दो क्षेत्र थे, न्यूअन और हातियन। ये जो थे वियतनाम के लपलपाती चिंगारी थे, और यहां से इसने लाठी भाला स्टार्ट कर दिया और मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल यहां से ये इसके अंदर जो है, सभी के अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना जाग गई। अब किसी ना किसी तरह से हमें फ्रांस से जान से हाथ धो के भागेगा यहाँ से। फ्रांसीसी लोग जो थे यहाँ से हाथ क्या कहते हो, जान दे के भागेंगे, या जैसे भागे उसको भगाना था इन लोग का। यही कहना था कि भैया अब तुम लोग यहाँ से टिकट कटा लो, अब तुम लोग का जो हम ये नौकरी नहीं कर पाएंगे ना, तुम लोग का ये जो है शासन है हम इसको बर्दाश्त कर पाएंगे, अब बहुत हो गया, नाक से ऊपर पानी चला गया, ठीक है। तो आइए इसके बाद की जो हम कहानी आप लोग को बताएंगे, उसके बाद बिल्कुल मजा आएगा सुनने में, ठीक है। आइए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग को जो है नोट्स वगैरह बनाने में हेल्पफुल हो और मजा आ जाए, ठीक है। तो आइए इसके बाद की कहानी हम आपको बताते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है समझ लेते हैं हो ची मिन्ह के बारे में, ठीक है। अगर बोला जाए सबसे अच्छा नेता किसी को, तो हो ची मिन्ह था, और उसने सभी से आजादी भी दिलवाया। आइए हम आपको बताते हैं किस प्रकार से उसने आजादी दिलवाया। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, हो ची मिन्ह जो था, इसका बदला हुआ नाम है, इसका नाम जो रियल नाम कुछ और था, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो हो ची मिन्ह स्वतंत्रता के सबसे बड़ा नेता थे, ठीक है।
इसका जो मूल नाम था, इसके जो माँ बाप ने नाम रखा था न्यूएन सिन, ठीक है, न्यूएन सिन कंजू। ठीक है, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि दूसरे देश का नाम बोलने में अभी भी आप लोग से नहीं होगा। जन्म जो इसका हुआ था 19 मई 1890 में हुआ था मध्य वियतनाम में, मतलब मिडिल वियतनाम में। अब वियतनाम के बीच में इसका कोई छोटा सा गांव था जहां पे इसका जन्म हुआ था। ये एक गरीब परिवार में इसका जन्म हुआ था और इसने शिक्षा जो प्राप्त किया था पेरिस से किया था। शिक्षा कहां से प्राप्त किया था? पेरिस से। और ये जो है शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। ये जो थे एक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, एक शिक्षक थे। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे 1917 ईस्वी के वियतनामी साम्यवादियों को एक गुट बनाया इसने। कौन? हो ची मिन ने। उसने एक गुट बनाया जिसके अंदर राष्ट्रवादी का भावना था, जो चाहता था कि वियतनाम आजाद हो जाए, वियतनाम से फ्रांसीसियों को बिल्कुल हटाया जाए। तो उसका एक गुट बनाया। ठीक है, और 1925 में वियतनामी क्रांतिकारियों का दल का गठन कर लिया। अब जो क्रांतिकारी था उनका एक गठन कर लिया और बोला भाई अब जो है मार हो या धार हो टेंशन नहीं लेना है, इस बार फ्रांसीसियों को भगाना ही है। ठीक है, ये दो चीज बना लिया। 1917 में वियतनामी जो वहां चाहते थे कि यहाँ से फ्रांसीसी भाग जाए, उसका एक गुट बना लिया। और जो क्रांतिकारी थे वहां पे लड़ने वाले मारने वाले थे, उसका भी उसने एक गठन कर लिया। ठीक है, उसके बाद आता है 1930 ईस्वी में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का इसने घोषणा भी कर दिया 1930 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद बदला हुआ नाम क्या था? इंडो चाइनीज। तो बदला हुआ नाम इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसी दल के अधीन क्या हुआ? आजादी मिल गई। किनको? वियतनामी को। 1943 में नाम बदला था। ये हो ची मिन का जो नाम बदला हुआ है, क्या था इसका नाम? न्योन सिन कुंज। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे 1943 में इसने अपना नाम बदला था, हो ची मिन रख लिया था। और हो ची मिन का एक अर्थ होता है, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। हो ची मिन का अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक, मतलब पथ रास्ता बताने वाला, सही मार्ग दिखाने वाला। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी थोड़ा सा समझ लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है सभी देश अलग अलग देश एक गुट बना लेते थे और किसी दूसरे देश से लड़ाई करते थे। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनाम में इसका क्या था? देखिए 1940 ईस्वी में जो था फ्रांस जर्मनी से पराजित हो चुका। भैया फ्रांस जो है जर्मनी से पराजित हो गया। तब यहाँ पे फ्रांस में जो था, फ्रांस कहाँ युद्ध करता था? फ्रांस किससे युद्ध कर रहा था? जर्मनी से, और जर्मनी से पराजित हो गया था। अब देखिए फ्रांस कहां पे अधिकार जमा रहा था? वियतनाम में। अब यहां पे हार गया तो इसका कितना वैल्यू? इधर कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, पराजित हो गया। और जर्मनी के साथ जापान का फिर युद्ध हो गया। अब देखिए जर्मनी के साथ जापान का युद्ध हो गया। अब जापान लड़ रहा था, तो जर्मनी वाला बोला छोड़ो ना भाई, कथी ले लड़ेंगे, तुमको हम जापान दे देते हैं। किसको? वियतनाम देते तुमको। कौन बोला? जर्मनी वाला। जापान का कब्जा आ गया। किस पे? वियतनाम पे। काहे आया वियतनाम पे कब्जा? काहे कि फ्रांस जो है जर्मनी से हार गया और जर्मनी का लड़ाई किससे हुआ? जापान से। और जापान जो है दोनों में साठगांठ कर लिया और जापान को बोला कि तुम ले लो वियतनाम। काहे कि हम फ्रांसीसी को अभी तो मार के भगाए हैं। ठीक है, दोनों साठगांठ कर लिया। और 1914 में जापान पर परमाणु बम मार दिया। कौन? अमेरिका। तो वही से अभी तक जापान में सुने हैं कि लंगड़े लूल्हा पैदा होता है। तो देखिए 1914 ईस्वी में जापान जो है परमाणु बम मार दिया और जापान का भी हालत खराब हो गया। और जापान सोचा अब यहाँ से भी भाग जाना ही सही रहेगा, और जापान वहां से भाग जाने में सफल रहा और वहां से निकल पड़ा। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा घटना होता है, जब यहाँ पे जो ये जापान की जब भाग रहे थे वहां से, वियतनाम से जब निकल रहे थे, तो उसने क्या किया? पहले जो राजा थे, राज करते थे, उन नाम का राजा वायोदाई, ठीक है, वायोदाई को दे दिया। अब वायोदाई जो था, वायोदाई वो उतना समर्थ ही नहीं था कि वो राजपाट कर सके, उसका हालत बहुत ज्यादा खराब था। इसी बात था 1945 ईस्वी। 1945 ईस्वी में वियतनाम में लोकतंत्र हो जाता है। ठीक है, वियतनाम जो है स्वतंत्र हो जाता है। सब देश बोला कि अब सबसे लड़ाई हो ही गया है, अब ये इसको स्वतंत्र कर दिया जाए। तो बिल्कुल रूप से जो 1945 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया, लोकतांत्रिक राजगण हो गया। ठीक है, गणराज्य का स्थापना कर दिया, सॉरी। ठीक है, तो 1945 में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य का स्थापना कर दिया
अब देखिए मुंह फेरने फिर आ गया फ्रांसीसी, बोला हमरा सगरे से मुंह कान फुलेबे किया है। अब देखिए इतना भी हालत इसका सही नहीं था वियतनामीज जो फिर से फ्रांसीसी से लड़ जाए, और ना तो फ्रांसीसी का इतना हिम्मत था कि वियतनामी से फिर झगड़ा करे। बोला यहाँ पे इसका तो राजपाट था ही फ्रांसीसी लोग का, बोला हम लड़ना उड़ना नहीं चाहते, हमको कुछ दे दो ताकि हम अपना यहाँ पे किसी ना किसी तरह से रहन सहन करते हो। फिर से फ्रांसीसी यहाँ आ गया और बोला टोकन हमको दे दीजिए। अब ये भी सोचा कि अब लड़ने से फायदा नहीं बैठेगा, इसको दे ही दिया जाए तो बहुत बढ़िया होगा, तो ये दे दिया। बोला ठीक है ले ले। और इसी समझौता उसके बाद उसने ये बोला कि तुम लोग को जहां राज करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को सही रखने के लिए दूसरे देश से समझौता करना पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर समझौता नहीं करेंगे तो दूसरे देश में कुछ बन रहा, मान लिया जब फोन ही बन रहा है तो वो हमको देगा नहीं देगा, तो हम लोग का क्या होगा, टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मोदी जी बार बार देखते हैं 56 देश घुमाते हैं, ठीक है, हमेशा दौरा करते रहते हैं, तो साठ गांठ बनाते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है इस एक समझौता हुआ दोनों के बीच, फ्रांस और वियतनाम के बीच, हनोई समझौता, जो कब हुआ था 6 मार्च 1946 में हुआ था, ठीक है। तो ये जो है उसके बाद इसने बोला, फ्रांस बोला अब विदेश का जो आयात निर्यात है उस पर हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ पार्ट बचा हुआ है तो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे समझ लीजिए माइली गांव। अब माइली गांव की घटना बिल्कुल आप लोग को अच्छी तरह से समझाते हैं, जो कि अंतिम है इस अध्याय का, अंतिम चीज है, ठीक है। पूर्णरूपेण आप लोग को एक एक पॉइंट करके मैंने बता दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब जो है वियतनाम आजाद ही हो गया, उसके बाद क्या हुआ, लाओस और कंबोडिया भी धीरे धीरे आजाद हो ही गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइली गांव की घटना, ये घटना शर्मनाक था, एकदम बिल्कुल शर्मनाक बोला जाए। अब यहाँ पे क्या हुआ था, दक्षिणी वियतनाम के एक गांव था जहां के लोग जो था वियतनाम का समर्थक था माना जाता था, ठीक है। तो अमेरिकी सेना इतना घिनौनी हरकत वाली काम किया है, पूछा न जाए, पूरे गांव को घेर लेता है और पुरुष को मार दिया माइली गांव में, ठीक है। वो पुरुष को जब मार दिया तो महिलाओं को मार देना चाहिए था, वो बढ़ के की किया, देखिए, औरत और बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिन तक सामूहिक बलात्कार किया। कौन, अमेरिकी सेना ने बलात्कार किया, फिर उसे भी मार दिया। मतलब एक तो पहले पुरुष को मारा, उसके बाद जो बच्चियां थी, लड़कियां थी, जो महिलाएं थी, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया है कई दिनों तक, ठीक है। उसके बाद उस गांव को, पूरे गांव को आग लगाकर और मार दिया, ठीक है। वो लाशों के बीच कहता ना कुछ सुराग होगा दया देखो, ठीक है। तो गांव में जो है आग लगा दिया और लाशों के बीच एक बूढ़ा जिंदा बच गया, ठीक है। एक इंसान, बूढ़ा इंसान जिंदा बच गया और जिसने इस घटना को उजागर किया। तो बिल्कुल आप लोग ये अध्याय जो है अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इसमें जो है थोड़ा सा कुछ प्रश्न वगैरह है तो वो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला प्रश्न जो है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, बिल्कुल समझिए, मैंने पहले ही बताया, हिंद चीन क्षेत्र में जो है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आता है। दूसरा, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, जो कि बहुत ही ज्यादा वीवीआई है, पूछा भी जाता है, ठीक है। अंकोर वाट का जो मंदिर है कंबोडिया में है, जहां विष्णु भगवान की पूजा होती है। क्लियर हुआ। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, पुर्तगाली था, बिल्कुल खत्म हो गया, आप लोग समझते रहिए। चौथा प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसते थे उसको क्या बोलते थे, कोलोन बोलते थे, कोलोन, ठीक है। अब देखिए 5वां नंबर है, नरोत्तम सिंघानुक कहां के शासक थे, तो कंबोडिया के शासक थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, फॉन बोई चाओ ने लिखा था। ये भी मैंने आप लोग को अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया। और उसके बाद है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, तभी जस्ट मैंने बताया, हनोई समझौता। क्लियर हुआ। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, रसेल, याद रखना है, रसेल। 9वां नंबर प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, तो निक्सन थे। अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, निक्सन। हुआ आंदोलन किस प्राकृतिक का था, तो क्रांतिकारी धार्मिक। अब 11 नंबर जो है रिक्त स्थान, उसको भी देख लिया जाए। रिक्त स्थान में है 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने डैश मंदिर का निर्माण किया था, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। ये 2 नंबर है, डैश समझौता ने पूरे वियतनाम को
दो हिस्से में बांट दिया, जनेवा समझौता। ठीक है। और तीसरा जो है होचिमिन का दूसरा नाम, तो होचिमिन का जो था दूसरा नाम न्यूगन आई क्योट, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बताया था न्यूएन सिंह कुंज। ठीक है, याद रखना है, दूसरा नाम ये था। ठीक है। दिएन वियन फू के युद्ध में फ्रांस बुरी तरह हार गया था। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जोइन आई थे। ठीक है। उसके बाद इसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बचता है। तो बाकी ये सारे जो वीडियो देखे हैं तो आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ ही गया होगा। अगर यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ लगे कि आपके लिए चैनल हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। मिलते हैं एक वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।